हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के टॉप 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा कि परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो परगीत और समाज जो कि एक निबंध है, ये लिया गया वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, परगीत और समाज जो कि एक निबंध है और लिया गया ये वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदमी शब्द है। तो आदमी जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, फारसी का शब्द है या अरबी का शब्द है। तो आदमी शब्द जो है ये फारसी का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद ही रखिएगा कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैं देखता हूं, ये कौन सा वाक्य है? तो मैं देखता हूं ये सरल वाक्य होगा। अब पूछिएगा कि कैसे होगा सरल वाक्य, ये मिश्र वाक्य क्यों नहीं होगा, संयुक्त वाक्य क्यों नहीं होगा? तो मैं देखता हूं ये जो है सरल वाक्य इसलिए है क्योंकि इसमें एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैं देखता हूं। यहीं पर ये क्वेश्चन रहता है कि मैं देखता हूं वहां पर, तो ये कौन सा वाक्य होता है? तो ये संयुक्त वाक्य होता है। और इसी में क्वेश्चन रहता है कि मैं देखता हूं वहां पर कि क्या है, तो ये हो जाता है मिश्र वाक्य। कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जो सिंपल सा सेंटेंस हो तो हो जाएगा सरल वाक्य, उसमें अगर 2 लगा हुआ 2 सेंटेंस हो तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और 3 सेंटेंस हो तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। समझ गए? इस तरह से आपको याद रखना है। इस जैसे कौन सा वाक्य है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अगर अच्छे से याद रखते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि मैं देखता हूं ये कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य क्योंकि सिंपल सा सेंटेंस है ये। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। तो तिरिच जो है ये आधुनिक त्रासदी कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच आधुनिक त्रासदी कहानी है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि तिरिच के लेखक कौन है, तो तिरिच के जो लेखक है वो उदय प्रकाश है। अच्छे से याद रखिएगा, तिरिच एक कहानी और इसके लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए आप लोग के लिए जो पीडीएफ है वो तैयार कर दिया गया है। कई बच्चे ऑलरेडी इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये पीडीएफ का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। 25 रुपये इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहे कि वो पीडीएफ नहीं ले सकता और अच्छा नंबर नहीं ला सकता। ये बच्चा हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके, इसीलिए इसका प्राइस 25 रुपये है। आपको लेना किस तरह से है? तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आपको क्या करना है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके आप लोग 25 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग उसका मैसेज कर दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अब पूछिएगा पीडीएफ में रहेगा क्या क्या? तो पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। ये 10 सब्जेक्ट का पीडीएफ है और इस 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा। तो 5 सब्जेक्ट आपका जो भी हो, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 होगा। इस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लीजिएगा तो उस पीडीएफ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। जैसे देख सकते हैं, अगर हिंदी का आप लोग लीजिएगा, हिंदी तो सब्जेक्ट होगा ही, तो हिंदी का लीजिएगा ही, तो हिंदी में 650 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 100% व्याख्या वाला पूरे बुक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मिला करके 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। साथ ही साथ लेखक परिचय वाला जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से 5 जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आप डिटेल में इसमें देख सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे। देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं आप लोग उसका अलग से एक वीडियो बना दे जिसमें कि डिटेल में बताएं कि पीडीएफ में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे रहेगा और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे रहेगा। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जैसे ही चैनल के होम पेज पे जाएगा तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि पीडीएफ में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। समझ गए? इस पीडीएफ का कीमत सिर्फ 25 रुपये, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर ले लीजिएगा। इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है, जैसे कुछ भी कर दीजिएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और इसको ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वहीं ये क्या है? तो ये कविता संग्रह, और इसके लेखक कौन है? इसके किसके द्वारा रचित है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। इसके लेखक है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानद्रपति जो कि गाँव के घर कविता के लेखक भी हैं, वो कारा अधीक्षक के पद पर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कारा अधीक्षक जेलर को कहते हैं, तो ज्ञानद्रपति जो थे वो जेलर के पद पर थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गुल्लड़ का फूल हमें कभी दिखाई नहीं देता, यानी कि गुल्लड़ का फूल होना यानी कि कभी भी दिखाई न देना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज जो है इनका जन्म हुआ था वर्ष 1937 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, हेनरी लोपेज जो है इनका जन्म हुआ था 1937 में। अगला क्वेश्चन है हमारा भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो भीड़ शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। अब कैसे पता लगाइए कि समूहवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये सब कौन सा है? तो भीड़ शब्द से क्या होता है, बहुत सारे, भीड़ कहने से मतलब क्या होता है, भीड़ कहीं पर कुछ भी चीज का होगा तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसा शब्द जिससे कि बहुत सारे शब्दों का बोध होता, उससे ही हम क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि वर्ग क्या है, कौन सा संज्ञा है, तो वर्ग मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे वर्ग में, तो वर्ग शब्द क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब पूछेगा कि पुलिस शब्द कौन सा संज्ञा है, तो पुलिस शब्द क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। कैसे होगा कि पुलिस जैसे ही कहते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का बोध होता है। पुलिस का मतलब क्या होता है, पुलिस मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो पुलिस शब्द जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि अंगूर का गुच्छा या फिर गुच्छा शब्द, तो ये गुच्छा में क्या होता है, गुच्छा में बहुत सारे चीज रहते हैं। जैसे अगर केला का ही हो गया, जैसे केला में दर्जन रहता है, तो इस तरह से केला बहुत सारे रहते हैं। ये सब जैसे बहुत सारे चीज जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो समूहवाचक संज्ञा होगा। ऐसा कोई भी चीज होगा जिससे बहुत सारे चीजों का बोध हो, जैसे भीड़, भीड़ जैसे ही रहता है तो एक साथ बहुत सारे भीड़ चलते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे भीड़ रहते हैं, तो सब क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़ में क्या होता है, बहुत सारा भीड़ रहता है, किसी चीज का भीड़ हो, लोगों का भीड़ हो या किसी भी चीज का भीड़ हो, तो भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यात्रा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये चमक शब्द है, तो चमक शब्द कौन सा शब्द है, तो चमक शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महान ऋषि कथाकार कौन थे। चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो लेव तोल्स्लेव जो थे ये महान ऋषि कथाकार थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1870 से 1890 के बीच गार्डी मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी। कितनी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी, तो लगभग 300 के करीब। 1870 से लेकर के 1890 के बीच गार्डी मोपासा की लगभग 300 कहानियां जो थी वो प्रकाशित हो चुकी थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, इस वाक्य का उदाहरण दे। यानी कि ऊपर ही देखे थे कि जिसमें दो सेंटेंस रहेगा, जैसे मैंने भोजन नहीं किया, अगर इतना रहता तो ये क्या हो जाता, तो सरल वाक्य हो जाता। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी। मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, दो वाक्य है, यानी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसको तो आप लोग खुद से पहचान सकते हैं, समझ गए, तो ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इस चार में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन को तो आप जैसे ही पढ़िएगा ना तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि शुद्ध वाक्य है कि नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, नहीं सही है। उसके स्त्री नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा है। उसके बेटी नहीं है, ये भी नहीं सही हुआ। यह बात करने में किसी को संकोच नहीं हुआ, ये बिल्कुल शुद्ध हमें पढ़ने में लग रहा है। ये तो आप शुद्ध वाक्य होगा, इसको पढ़ के जैसे ही देखिएगा तो आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो उसने कहा था कहानी से संबंध है। उसने कहा था कहानी में जो लहना सिंह रहता है वो लड़की से बार बार पूछता रहता है तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि ये जो लाइन है इसका किससे संबंध है, तो उसने कहा था कहानी से संबंध है। उसने कहा था कहानी जो कि लिखा गया था 1915 में, और किसके द्वारा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था कहानी लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्षक में प्रत्यय क्या हो। प्रत्यय को पहचानेंगे कैसे, कि प्रत्यय है कि उपसर्ग है। तो प्रत्यय पहचानने के लिए पहले याद रखना है, जैसे रक्षक पूछा जाए तो उसके पढ़ना है आप लोग को, जैसे पढ़िएगा बोलिएगा तो अपने आप आपके मुंह से निकलेगा उसका आंसर क्या होगा। जैसे हम पढ़ते हैं रक्षक, रक्षक लास्ट में क्या आता है, रक्षक, अक आता है, यानी अक क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय होगा। यानी जो भी प्रत्यय शब्द आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय क्या है, उसमें प्रत्यय क्या है, तो जो भी प्रत्यय शब्द उसको पहले बोलना है। जैसे ही आप बोलिएगा कि अपने आप आपके मुंह से उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे रक्षक, अक आएगा ना लास्ट में, तो अक क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना प्रत्यय का, उसको आपको पहले पढ़ लेना है। और आगे क्वेश्चन में बताते हैं कि उपसर्ग को कैसे पहचानना है। तो अक क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। इसका आंसर आप लोग को कई बार ऑलरेडी बता चुके हैं और आप लोग को भी पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है। देखिए विशेषण में क्या होता है ना कि कई, जैसे विशेषण में और समास में 5-7 क्वेश्चन ही है जो कि हर एक साल बिहार बोर्ड क्या करता है कि इधर से उठा करके इस साल का क्वेश्चन उस साल डाल देता है, उस साल का क्वेश्चन उस साल डाल देता है। तो विशेषण में और आप लोगों को समास में याद रखना है कि जितना पिछला साल का जो क्वेश्चन है वही सब करके जाना है, तो उतना कर लेते। तो वैसे तो विशेषण पहचानने का बात है तो खुद से पहचान लीजिए, लेकिन किसी को और ज़्यादा जल्दी से समझना है कि कैसे कैसे होगा तो आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन कर लीजिए और उसी साल से इस साल आप भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये तो समझने का बात है। जैसे पुराण का शब्द का विशेषण क्या हो जाए, विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो पुराण का क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो यह नया माल है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, नया क्या हो जाएगा, नया तो क्या देखिए यह जो है ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम, और माल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संज्ञा, और नया क्या है, तो नया जो है इसका विशेषता बता रहा है, यानी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यह हो गया इसमें भी सर्वनाम, और माल क्या हो गया, तो ये हो गया आपका संज्ञा, और नया क्या हो जाएगा, तो ये इस दोनों का विशेषता बता रहा है कि ये दोनों जो है यह नया माल है, यानी कि नया क्या होगा, इसका विशेषता बता रही है, विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोग को ऑलरेडी भी बता भी चुके हैं कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु का। तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार यानी नि जोड़ आधार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा यानी यश जोड़ दा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामपुरवा कहाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा कि रामपुरवा कहाँ है, तो भिथारवा के पास रामपुरवा जो वो स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि परलोक में उपसर्ग कैसे पहचानेंगे। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रत्यय में बता देते कि जैसे प्रत्यय शब्द रहेगा उसको आपको बोलना है, जैसे रक्षक में अक हो गया था पहले बोले तो हमें पता चल गया। अब उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे, तो जैसे ही कोई उपसर्ग हो शब्द होगा, जैसे ये परलोक में बताना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो पहला शब्द होगा, जो शब्द का जो पहला वर्ड होगा उसको हम कट करेंगे, जैसे हम प को कट करते हैं। अब बच क्या गया, रलोक। रलोक हमें सुना सुना लगता है, मतलब रलोक सुना वर्ड नहीं है, और रलोक कोई वर्ड सुने ही नहीं है, यानी कि प इसका क्या होगा, उपसर्ग नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, अब हम करते हैं पर को अलग करते हैं, लोक को अलग करते हैं। अब पर अलग हो गया और लोक अलग हो गया। अब देखते हैं कि लोक सुना हुआ लगता है कि नहीं। लोक कई बार आप लोग सुने होंगे, इसका पर क्या हो जाएगा, तो इसका जो पर हो जाएगा वो इसका उपसर्ग होगा। ऐसे ही आप लोगों को पहचाना है, जैसे जो भी वर्ड हो ना, जैसे इसमें परलोक था ना, इसका हम पहला वर्ड कट किए। अब रलोक तो कोई शब्द नहीं है, यानी इसका उपसर्ग ये प नहीं होगा। अब फिर हम र लेते हैं तो पर हो जाएगा, और लोक हमें सुना सुना लगता है, लोक का लोक, तो लोक क्या हो जाएगा, अलग हो गया, और पर जो है इसका उपसर्ग हो गया, यानी ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। इस तरह से आपको उपसर्ग पहचानना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है। अभी आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को रोक दीजिए, आप पहले कमेंट बॉक्स में आप खुद से बताइए इसमें उपसर्ग क्या होगा। जैसे अब हम बताते हैं, अभी आप लोग पहले वीडियो को रोक करके पहले बताइएगा, अभी हम आपको आगे बताते हैं कि स्वपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या होगा। अब इसमें हम फिर से वही काम करेंगे, स्व को अलग किए और परिवार को साइड कर दिए, तो स्व अलग हो गया, परिवार जो हो गया अलग हो गया। अब परिवार हमें सुना सुना लगता है कि नहीं, परिवार कई बार आप लोग ऑलरेडी सुने हुए होंगे, यानी स्व क्या हो जाएगा इसका, तो स्व हो जाएगा इसका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्व क्या हो गया, तो इसका उपसर्ग हो गया। इस तरह से आपको उपसर्ग पहचानना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी पता है, बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्नी की बेटी कौन थी, तो मुन्नी थी। सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है, जिसके लेखक मोहन राकेश है, उसी पाठ की ये पात्र है बिस्नी और मुन्नी। बिस्नी की बेटी कौन थी, तो मुन्नी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलिक मोहम्मद जियासी की मृत्यु कब हुई थी। तो मलिक मोहम्मद जियासी जो कि करवक पाठ के लेखक हैं, उनकी मृत्यु जो है लगभग 1548 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईमानदार शब्द का विलोम। विलोम मतलब आपको पता ही होगा, उल्टा। ईमानदार का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ईमानदार का बेईमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रात का विलोम। ये सब तो आपको पता ही होगा, और आपके एग्जाम में ना इसी तरह से विलोम शब्द रहेंगे। वैसे विलोम शब्द आपको एक वीडियो लाएंगे विलोम शब्द का, जैसे इतना विलोम शब्द करवा देंगे ना, या पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, सब इतना, उसके अंदर से ही क्वेश्चन रहेंगे। मतलब बिहार बोर्ड का ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग से कहीं से क्वेश्चन बना देता है। 10 साल का जो पिछला क्वेश्चन आता है ना, उसी को एक साथ ऐड करके उसमें से जो उसको मन होता है वो इस साल में घुसा देता है। मतलब 10 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा ना, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव में कोई नया क्वेश्चन घुसा दे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। किसने, तो तुलसीदास ने। तो अवधी और ब्रज भाषा को तुलसीदास ने अपने युग की अवधी और ब्रज भाषा को अपना लिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो खाने के योग्य हो वह क्या होगा। जो आप खाने का योग्य हो वो खाद्य होगा ना, अब जो खाएंगे वो खाद्य पदार्थ होगा, उसी को हम खाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है ना, वही क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कार्य करता हो, यानी जो काम करता हो वो कार्यकर्ता होगा ना, कार्य करने वाला कार्यकर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नावादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था। तो वृंदावन जो था वो नावादास का काव्य रचना क्षेत्र था। याद रखिएगा, छपे पाठ जो है उसके लेखक कौन है, तो नावादास ही है, और नावादास का काव्य रचना क्षेत्र कहाँ था, तो वृंदावन में था। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान का काव्य किसके द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। और देखिए समास में बताए थे ना कि समास में एक ही क्वेश्चन का पूछेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2018 में पूछा गया है,
2021 में पूछा गया, ये सेम यही क्वेश्चन आप लोग इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। समास में और उपसर्ग प्रत्यय इस समय अधिकतर बिहार बोर्ड क्या करता है, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता है, पिछले साल वाला क्वेश्चन ही चिपका देता है। इसको अगर पूछा जाए कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है तो पता ही है, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है, तो रसोई घर शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। 16 में, 17 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, इस साल भी इतना साल ये क्वेश्चन पूछा गया। 16 से लगातार देख रहे हैं ना, सिर्फ 18 में पूछा नहीं गया था कि उस साल थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया था, उस साल नहीं पूछा गया। तो हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों का कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। हर एक साल क्वेश्चन पूछा ही गया, इस साल भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशमाद करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि साकार का विलोम मतलब उल्टा, साकार यानी कि निराकार हो जाएगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चय यानी क्या हो जाएगा, निश्चय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चय का संधि विच्छेद। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण आप लोग को पता होगा कि रीति काल के रीतियुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीति काल के। और पूछा जाए कि भूषण रीति काल के किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, तो भूषण रीति काल के रीतियुक्त धारा के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कवित्त जो कि कविता, इसके लेखक कौन है, तो कवित्त पाठ के लेखक भूषण है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द का अनेक नाम, तो देवता का पर्यायवाची हो जाएगा देव, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है, तो रघुवीर साय का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर साय का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलयज की रचना कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि मलयज की रचना कौन सी नहीं है, तो न आने वाला कल, ये जो है ये मलयज की रचना नहीं है, और जूठन भी इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा, तो ज्ञात यानी इसका उल्टा हो जाएगा अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का विशेषण क्या हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था कि भारत का विशेषण क्या होता है, तो भारतीय होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार लेखक है वो जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण जो कि बड़े होने पर लोकनायक के नाम से और जेपी के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने अपना संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण था, अगर वो पूछा जाए कि इन्होंने कोई भाषण कब दिया था, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण जो थे लोकनायक और जेपी के नाम से फेमस थे, और बच्चे में जाने जाते थे बाउल के नाम से, और बड़े होने पर ये लोकनायक और जेपी के नाम से फेमस हो गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 1883 में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो हुआ कहाँ पर था, तो जयपुर राजस्थान में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अच्छा, बातचीत पाठ के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को बातचीत पाठ के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने कहा था जो कहानी का पात्र है पलटन का विदूषक जो वजीरा सिंह, ये उसने कहा था कहानी का पात्र है। ये भी याद रखिएगा कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है वजीरा सिंह, और पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माटी के मरते रचना किसकी है, तो माटी के मरते जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है राम माटी के मरते। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी, तो शुद्ध कविता की खोज, ये जो कृति है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था, तो अज्ञे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो थे वो अज्ञे के पिता थे। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के जो लेखक है वो अज्ञे ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें इंग्लैंड जो था वो किसके खिलाफ लड़ा था, तो जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोटा नागपुर से चंपारण में धांगर जो थे वो आए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सिपाही की माँ एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की माँ एकांकी संग्रह को लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय के छाया के कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद जो है प्रलय के छाया के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, तो सलाम जो कि
कहानी संग्रह, इसके कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जूठन पाठ के भी लेखक कौन है? तो जूठन पाठ के भी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो सुनो राधिका जो ये रचना है ये मलयज की रचना नहीं है। जख्म पर धूल, संवाद और एकाल्प, रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों जो है मलयज की रचना है और सुनो राधिका जो है ये मलयज की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जो थे वो ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे। याद रखिएगा पंडित राम अवतार कौन थे? तो ज्योतिष और वैद्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति जो है इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। शिक्षा पाठ के लोग लेखक कौन है? तो शिक्षा पाठ जो है उसके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं जिनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। अगला क्वेश्चन हमारा कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है वो पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के गुरु का नाम कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं ना सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन को आप लोग को करवा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में इसी में से सब प्रश्न पूछे जाए, समझ गए। और पीडीएफ आप लोग के लिए पहले तैयार कर ही दिए और बता दिए ऑलरेडी किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ को आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा। ऑलरेडी कई सारे बच्चे उस पीडीएफ को ले लिए हैं और बोल भी रहे हैं कि बहुत अच्छा उनको लगा, क्योंकि एक ही पीडीएफ में आप लोग को सब क्वेश्चन को ऐड कर दिया, यानी कि एक चैप्टर जैसे आप लोग ले लीजिए हिस्ट्री का क्या है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक चैप्टर से 15 चैप्टर तक आपका हिस्ट्री में। अब एक चैप्टर से 15 चैप्टर के बीच ही क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, तो 1 से 15 के बीच में पहला चैप्टर से, दूसरा चैप्टर से, तीसरा चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड कर दिया। अब इसी तरह से आपको सब्जेक्टिव में किया है कि पहला चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ऐड करते हैं। हिंदी में भी इसी तरह से किए हैं कि पहला चैप्टर का जैसे जो भी क्वेश्चन है, जैसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न है या 2 नंबर वाला क्वेश्चन है या 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है पहला चैप्टर से, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न वाला, इस तरह से जो भी क्वेश्चन है अगर पहला चैप्टर से दीर्घोत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको ऐड नहीं किए, दूसरा चैप्टर से अगर इंपॉर्टेंट है तो ऐड किए। इस तरह से एक साथ ही आपको पूरा कंप्लीट कर दिए, एक ही पीडीएफ में पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा। और पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये आप लोग को पता ही है, पहले बता दिए, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये पीडीएफ का प्राइस है, इसलिए ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके और हर एक बच्चा अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले सकते हैं, ऊपर बता ही दिए कि किस तरह से आपको लेना है। अब अगला क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भक्तमाला के रचयिता कौन है? भक्तमाला जो है इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? तो नाभा दास जो है ये भक्तमाला के रचयिता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी जो थे वो भूषण के पिता थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती जो है ये कहानी संग्रह क्या है? तो एक कहानी संग्रह बिखरे मोती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था धर्म देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कुछ ही वर्षों के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी धर्म देवी की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? तो मुक्ति बोध जो थे उनकी माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था पार्वती बाई। पार्वती बाई जो थी वो मुक्ति बोध की माँ थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें, यानी कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आशी जोड़वाद क्या हो जाएगा? आशीर्वाद का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि नायक किस संधि का उदाहरण है? तो नायक जो है ये किस संधि का उदाहरण है? तो नायक जो है अयाधि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव जो है किस संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। संधि को किस तरह से पहचाना है, कैसे आप लोग पहचानेंगे कौन सा संधि है, वो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं ट्रिक के साथ। अगर आप इसमें भी बताएंगे डिटेल में तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, समझ गए ना। और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो संधि के नाम से डरते होंगे, जैसे हम भी बचपन में तो संधि के नाम से डर लगता था कि कैसे करेंगे। लेकिन अब तो सिंपल, जैसे आप ट्रिक समझ जाएगा ना तो उसको सिंपल वे में आप उसको कर सकते हैं कि कौन सा संधि है कौन सा संधि नहीं है। बस एक बार आपको सब संधि को एक बार पढ़ना बस पड़ेगा, जो कि बस 1 घंटा का काम है। 1 घंटा में पढ़ लीजिए और आपका संधि विच्छेद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप कई बच्चे के मन में हुआ कि हम संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो उनका काम चल जाएगा, तो हाँ आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 50 ही आपको बनाने। पता ही है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, रहेंगे ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से बनाना कितना है? तो 50 है। बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 45 क्वेश्चन बुक से रहेंगे। अगर आप लोग ये 45 क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, 5-6 विलोम शब्द या 40 भी इसमें कर लेते हैं बुक से, अगर आपसे 5 बुक का भी नहीं बने तो 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 विलोम शब्द, बताए विलोम शब्द हम ईजी में ईजी रहेगा, पर्यायवाची शब्द 5-10 जो रहेगा वो कर लेते हैं, उत्सर्ग प्रत्यय 2-4 कर लेते हैं, इसी से तो आपके 50 नंबर हो जाएंगे। अगर आप लोग में से कोई सारे बच्चे होंगे जो पूछिएगा आपके अभी टाइम नहीं बचा
और सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहते हैं और संधि विच्छेद छोड़ देना चाहते हैं तो हाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस ऐसा आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना, अभी हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है। ये आप संधि विच्छेद छोड़ नहीं कर सकते थे तो अभी आप अगस्त सितंबर अक्टूबर रहता तो आप लोग कहते नहीं हम संधि विच्छेद को पढ़ेंगे तो हाँ पढ़ सकते थे, लेकिन अभी क्या जनवरी का टाइम हो गया, इस समय आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करें, किस तरह से करें कि आपका अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये नहीं ध्यान देना कि अभी हमको कितना समझ में आना चाहिए, ज्ञान आपको नहीं लेना, अभी आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। लास्ट के 2 महीना जब आता है एग्जाम से पहले, उस समय यही रहता है कि किसी भी तरह से एग्जाम में अच्छे नंबर लाया जाए, और जो आपको ज्ञान लेना होता है या समझना रहता है वो आप पहले ले लिए होते हैं। इसलिए भी आपको क्या करना है, इस तरह से पढ़ना है कि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, समझ गए। ये नहीं आपको सोचना है कि हम ये पढ़ेंगे तो ये आगे तो हमें काम आएगा, तो आगे बाद में पढ़ सकते हैं, समझ गए, संधि विच्छेद को बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रखना है कि एग्जाम में किस तरह से अच्छे नंबर आ सके। इसलिए आप लोग संधि विच्छेद अगर नहीं समझ में आए या किसी को समास नहीं समझ में आए, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आए, जैसे कोई ग्रामर का बहुत सारा ऐसा टॉपिक रहता है, जैसे संधि विच्छेद है एकदम आसान, 1 घंटा दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे डरते रहते हैं। इसलिए आपसे अगर नहीं समझ में आए, समास नहीं आए, संधि विच्छेद नहीं आए, विशेषण नहीं, वैसे तो ये सब ईजी है, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना है। आपको ऐसा नहीं है कि ये बनने पड़ेगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रहेगा और आपसे बन ही नहीं पाया, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 ही बनाना है, 40 बुक का बना लीजिए और 10 बना ले, 45 रहेगा बुक से, लेकिन आप लोग 40 भी बना लेते, 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है अगर बुक का नहीं आए तो छोड़ करके 40 बुक से बनाइए, 5-10 आपका पर्यायवाची बनाइए, 5-10 विलोम शब्द बनाइए, हो गया आपका 50 नंबर। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सन्मति इस पता है ना, सत्य जोड़मति सम्मति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दशानन, जिसका अर्थात होता है दशानन यानी कि रावण, रावण में जो कौन सा समास होता है, रावण यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गजानन शब्द का किस समास का उदाहरण है। तो गजानन शब्द पता है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चरण कमल में प्रयुक्त कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब एकदम इजी ही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा घुड़सवार में कौन सा समास होगा। तो समास होगा तो घुड़सवार यानी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना इजी है ये सब। अगला क्वेश्चन हमारा कि अतिशय का विलोम क्या होगा। अतिशय यानी कि इसका उल्टा बताना। अतिशय क्या हो जाता है, अतिशय मतलब हो जाता है एकदम ज्यादा, अति मतलब ज्यादा, तो अतिशय यानी इसका कम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कम, उल्टा विलोम मतलब उल्टा ना, तो अतिशय मतलब ज्यादा, ज्यादा का उल्टा हो जाएगा कम, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये सब तो देखिए विलोम शब्द और पर्यायवाची किसी भी हाल में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि एकदम इजी से इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझ गए ना, और छोड़ना तो आपको है ही नहीं। या फिर मुहावरा वाला बस शब्द, मुहावरा वाला, पर्यायवाची, विलोम, यही सब आप कीजिएगा ना तो आपके 50 ऐसे ही पूछ जाएंगे। और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं ये क्वेश्चन का ये होगा या ये होगा, छोड़ दीजिए उसको। क्यों, क्योंकि आपको 50 ही बनाना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लेके चलना ही नहीं है। इसलिए 50 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव में आना ही चाहिए, सब्जेक्टिव में आपको 45 तक तो आना ही चाहिए। हिंदी का टारगेट आप लोग 95 97 का टारगेट आपको लेके चलना है, समझ गए। ये नहीं कि 80 75 लेके चलते हैं तो आपका आएगा कितना, 60 65। अगर आप लोग 95 97 का टारगेट रखेंगे तो 92 90 93 इस तरह से नंबर आएंगे, समझ गए नहीं। इसलिए आपको टारगेट में रखना है कि किसी भी तरीका से हमको हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव लाना है और सब्जेक्टिव में पूरा बनाना है। हाँ भले निबंध में आपका 1 नंबर कट जाए तो कट जाए, नहीं तो आपको पूरा में पूरा बना के आना और अच्छे तरीके से बना के आना है, समझ गए ना। 95 97 का आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब आपके 90 92 93 इस तरह से नंबर आएंगे, समझ गए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपका साइंस से होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री गड़बड़ा जाता है, किसी तरह के क्या होता है आर्ट्स से होंगे तो पॉलिटिकल साइंस का गड़बड़ा जाए, या कोई और सब्जेक्ट गड़बड़ा जाए, साइकोलॉजी गड़बड़ा जाए, तो आपका क्या होता है हिंदी संभाल लेता है। जैसे उसमें थोड़ा कम नंबर आया तो इस हिंदी में क्या हो जाता है, ज़्यादा नंबर आ जाता है तो आपका नंबर मेकअप हो जाता है, समझ गए ना। इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश ये सब पर क्या है आप अच्छे से फोकस करके रखना है, क्योंकि ये सब लैंग्वेज का सब्जेक्ट है और इसमें आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण का विलोम क्या होता है। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा, और इसका विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, तो अर्ध हो जाएगा। पूर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, अर्ध यानी कम, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनाथ का विलोम क्या होगा। तो अनाथ यानी कि सनाथ, अनाथ का उल्टा सनाथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे कि ये सब आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है धुंधला में प्रत्यय पहचाना है। प्रत्यय के लिए क्या बताए थे, पहले प्रत्यय जो शब्द होगा उसको आपको बोलना है, और धुंधला में हम बोलेंगे कि प्रत्यय में, इसमें धुंधला में प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, तो उसको बोलना है। बोलते हैं धुंधला, धुंधला, ऐसे ही पता रहा, लग रहा है कि ला लास्ट में क्या आ रहा है, ला, धुंधला यानी क्या हो जाएगा इसका, ला जो हो जाएगा इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रत्यय और उपसर्ग पहचानना है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द गलत है। यानी कि चारों ऑप्शन दिया, ठीक है ना। अभी चारों ऑप्शन में से इक लगने से, लेकिन किसके लास्ट में ना इक लगता है, बोल के देखते हैं। दैविक सही है, इक लगा ना, दैविक इक लगा यानी सही है। सामाजिक लास्ट में क्या लगा, इक लगा, सामाजिक लगा नहीं यानी सही है। भौमिक यानी क्या हो गया, लास्ट में भी इक लग रहा है, नहीं भी सही है। पच्छिक यानी इसमें इक
नहीं लग पच्छिक इक नहीं लग रहा है, सिर्फ पच्छिक को आ रहा है, इक नहीं आ रहा है, यानी पच्छिक क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या है, इक नहीं लग रहा है, यानी कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय, हम बोलेंगे पहले विज्ञान को, विज्ञान क्या बोलेंगे, विज्ञान, लास्ट में क्या आ रहा है, आन आ रहा है, देखिए विज्ञान आन आ रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निर्वासित में प्रत्यय बताना, फिर से हम निर्वासित को बोलेंगे, बोलिए तो निर्वासित को, निर्वासित, 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 यानी क्या आ गया, इत आ गया लास्ट में, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि है नहीं है, तो देखिए अमय, सुधा और पीयूष ये सब अमृत का ही पर्यायवाची है, लेकिन रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची हाँ हंस मतलब क्या होता है, हाथ होता है, हथेली होता है, तो हाथी यहाँ पर ना तो गज, कुंभी, वारण ये सब जो हाथी का पर्यायवाची है, लेकिन हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो हस्त जो है मतलब हाथ होता है, ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि काठ का उल्लू होना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, काठ का उल्लू होना यानी कि मूर्ख होना, काठ का उल्लू होना यानी कि मूर्ख होना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कूप मुडुक होना, अब इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो कूप मुडुक होना, ये कूप मुडुक होना यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, किसी को कहते हैं कूप मुडुक है, मतलब एक नंबर का, यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान है उसके पास, मतलब थोड़ा कम ज्ञान रहता है उसको कहते हैं एक नंबर का कुपमुडुक है, यानी कि उसके पास अत्यंत सीमित ज्ञान है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कच्चे घड़े पानी भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक ढंग से काम न करना। आप कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तो हमको पहले से पता है कि वो कच्चा घड़ा टूट जाएगा, तब जान करके हम पानी भरेंगे, यानी कोई काम को हम ठीक से नहीं करेंगे, इसका मतलब ठीक ढंग से काम न करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चूड़िया पहनना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चूड़िया पहना हम किसको कहते हैं, तुम चूड़िया पहन लो, मतलब कायरता वो दिखाता रहता है, इसलिए हम कहते हैं चूड़िया पहन लो। अगला क्वेश्चन है रात्रि का पर्यायवाची कौन है, तो विवाह करी जो है, विवाहवरी ये रात्रि का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है, चार ऑप्शन में सबको बताना है, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा मध्वा, मध्वा जो है इंद्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग को इसी तरह से पहचानेंगे, जैसे बे है तो बे को कट कीजिए, तो क्या बच गया, ईमान बच गया, और ईमान कई बार सुन चुके हैं, यानी बे क्या हो जाएगा इसका, तो बे हो जाएगा इसका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे हम लाभदायक हटाएंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, उपकार, उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उ हटाएंगे तो पक्का, उप हटाएंगे तो कार बच जाएगा, और इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो विज्ञान, इसमें भी क्या करेंगे हम वी को हटाते तो बच गया ज्ञान, ज्ञान कई बार सुन चुके हैं, यानी वी क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल शब्द जो है उसमें प्रति जो है ये उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करवा दिए, 100 क्वेश्चन आपका आज के इस वीडियो का खत्म होता है, 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग 100 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बता दें कि पीडीएफ किस तरह से लेना और पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा देख सकते हैं। इसमें आपको ये अगर पीडीएफ लेते हैं तो सिर्फ 25 रुपये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए ना। और इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके इसको ले सकते हैं। मैसेज क्या करना है, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को भेज देना है, और आप लोग अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। 25 रुपये इसका प्राइस इसलिए ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह सके, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।